वेलकम बैक एवरीवन। एग्जाम स्टडी क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस बार हम कवर करने वाले हैं मार्च महीने का जो करंट अफेयर है उसे। तो मार्च महीने के जितने जो भी करंट अफेयर से जो क्वेश्चन बन सकते हैं उसमें हम निचोड़ करके लेके आए हैं। 100 क्वेश्चन लेके आए हैं और ये 100 क्वेश्चन हर एक किसी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो पूरे महीने का जितना भी करंट अफेयर है मार्च का, उसे हम कवर करेंगे क्वेश्चन फॉर्म के रूप में, और साथ में उसकी व्याख्या भी देखेंगे और जो उससे कुछ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी वो भी हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो आइए फिर शुरू करते हैं। तो यह हम मार्च 2021 का पूरा करंट अफेयर इसमें कवर करेंगे। तो चलिए सीधे चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। तो देखिए, पहला प्रश्न है, 78वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ मोशन फिल्म यानी कि ड्रामा का पुरस्कार किस फिल्म को प्रदान किया गया? ऑप्शन है हमारे साथ में, ए साउल, बी द फादर, सी नोमैडलैंड और डी है आई केयर ए लॉट। तो सही आंसर होगा हमारा इसमें ऑप्शन सी नोमैडलैंड। तो सही आंसर सी होगा नोमैडलैंड। आइए इसकी कुछ व्याख्या देखते हैं, कुछ जो फैक्ट बनते हैं। तो देखिए, 28 फरवरी 2021 को 78वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2021 वितरण समारोह का आयोजन बेवरली हिल्टन, लॉस एंजल्स, कैलिफोर्निया में किया गया। और इस वर्ग में जो पुरस्कार जो दिए गए वो दिए गए, देखिए, सर्वश्रेष्ठ मोशन फिल्म यानी कि ड्रामा जो दिया गया वो नोमैडलैंड को दिया गया है। और मोशन फिल्म ड्रामा में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले अभिनेता और अभिनेत्री, तो अभिनेता हैं इसमें चैडविक बॉसमैन हैं और अभिनेत्री हैं एंड्रा डे। सर्वश्रेष्ठ मोशन फिल्म संगीत या हास्य वर्ग में ये दिया गया है बोराट सब्सिक्वेंट मूवी फिल्म को। और सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फिल्म फीचर फिल्म है वो है साउल। और सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा की जो फिल्म है उसका जो पुरस्कार दिया गया वो दिया गया है मिनारी को। और साथ ही सर्वश्रेष्ठ टेलीविज़न सीरीज़ यानी कि ड्रामा ये दिया गया है दी क्राउन को। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, तो इसमें जो सर्वश्रेष्ठ जो मोशन फिल्म ड्रामा है के लिए दिया गया नोमैडलैंड को दिया गया है। अभिनेता और अभिनेत्री के नाम याद रखेंगे। और साथ ही एनिमेटेड फिल्म फीचर जो साउल है, और जो विदेशी भाषा जो फिल्म है जिसको पुरस्कार दिया गया वो है मिनारी। और टेलीविज़न ड्रामा वो द क्राउन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, हाल ही में प्रेस सूचना ब्यूरो ने कि पीआईबी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के नए प्रधान महानिदेशक बने हैं। तो कौन बने हैं? ए बी सी डी, 4 ऑप्शन हमारे पास में। तो जयदीप भटनागर, मनप्रीत बोरा, राकेश वर्मा या डॉक्टर सूर्यवाला। तो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए जयदीप भटनागर। तो जयदीप भटनागर को पीआईबी का नया प्रधान महानिदेशक नियुक्त किया गया है। यानी देखिए, हाल ही में जयदीप भटनागर को पीआईबी इनके प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो प्रेस सूचना ब्यूरो का नया प्रधान महानिदेशक नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में शून्य भेदभाव दिवस है वो कब मनाएगा? तो ये मनाएगा हमारा 1 मार्च यानी कि 1 मार्च को। तो ऑप्शन सी इसमें सही आंसर होगा, ऑप्शन सी। तो 1 मार्च 2021 को संपूर्ण विश्व में शून्य भेदभाव दिवस यानी कि जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे मनाया गया। और इसका जो मुख्य विषय था वो था एंड इन इक्वलिटीज़। और उद्देश्य इसमें समाज में निष्पक्षता लाने, विविधता को अपनाने तथा प्रतिभा एवं कौशल को महत्व देने के लिए। तो ये इसका उद्देश्य है। और जो इसकी जो थीम है वो हम याद रखेंगे, एंड इक्वलिटीज इसकी थीम है। उद्देश्य क्या था इसका? उद्देश्य है समाज में निष्पक्षता लाने, विविधता को अपनाने और प्रतिभा एवं कौशल को महत्व देना। तो इस दिवस को मनाने की जो घोषणा की गई थी वो विश्व एड्स दिवस यानी कि 1 दिसंबर 2013 को यूएन एड्स द्वारा की गई, यानी कि यूएन एड्स के द्वारा इसकी घोषणा की गई। और यह पहली बार जो बनाया गया वो 1 मार्च 2014 को पहली बार मनाया गया। इनकी पहली जो बार जो बनाया गया वो 1 मार्च 2014 को
शून्य भेदभाव दिवस पहली बार मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी आयुर्विज्ञान एवं शोध संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया? तो ऑप्शन रुड़की, मुंबई, खड़गपुर या भोपाल। तो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, खड़गपुर। तो इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। देखिए, 23 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आईआईटी खड़गपुर में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी आयुर्विज्ञान एवं शोध संस्थान का उद्घाटन किया। इस सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की स्थापना शिक्षा मंत्रालय के सहयोग से आईआईटी खड़गपुर द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए बी सी डी हैं, 28 फरवरी, 2 मार्च, 1 मार्च या फिर 3 मार्च। तो सही आंसर होगा तो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, 3 मार्च। इनके 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है, प्रतिवर्ष मनाया जाता है। देखिए, विश्व वन्य जीव यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे प्रत्येक वर्ष 3 मार्च को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। और 2021 में विश्व वन्य जीव का जो थीम थी यानी कि विषय था वो है वन और आजीविका, सतत लोग और ग्रह, यानी कि फॉरेस्ट एंड लिवलीहुड्स, सस्टेनिंग पीपल एंड प्लेनेट। तो विश्व वन्य जीव यानी दिवस के वर्ल्ड लाइफ का जो मुख्यालय है वो ग्लैंड यानी कि स्विट्जरलैंड में है। और जो इसकी जो स्थापना की गई थी वो 29 अप्रैल 1961 को की गई थी। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो ऑप्शन है ऋषिकेश, लखनऊ, गांधीनगर या लेह। तो सही आंसर होगा इसमें ऑप्शन ए, ऋषिकेश। तो ऋषिकेश में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन किया गया था। तो यही व्याख्या है इसमें, ऐसा कुछ खास नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वरिष्ठ राजनयिक मनप्रीत वोहरा को किस देश में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान या फिर नेपाल। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। तो मनप्रीत वोहरा को ऑस्ट्रेलिया में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। देखिए, वरिष्ठ राजनयिक मनप्रीत वोहरा को ऑस्ट्रेलिया में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक वोहरा 1988 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। और ऑस्ट्रेलिया की बात करते हो, ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है वो कैनबरा है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस वर्ष 2019 का प्रतिष्ठित भारत भारती सम्मान मिला है? तो किसे मिला है? डॉक्टर विजयश्री को, पी डॉक्टर चंद्रकला को, डॉक्टर मोहिनी या डॉक्टर सूर्यबाला। तो सही आंसर होगा डॉक्टर सूर्यबाला। इनके ऑप्शन डी सही आंसर होगा डॉक्टर सूर्यबाला। तो सूर्यबाला को वर्ष 2019 का भारत भारती पुरस्कार या भारत भारती सम्मान दिया गया है। देखिए, हाल ही में उत्तर प्रदेश ये किसके द्वारा दिया जाता है? उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के वर्ष 2019 के सम्मानीय पुरस्कारों की घोषणा की गई, जिसमें 5 लाख रुपए का प्रतिष्ठित भारत भारती सम्मान मुंबई के डॉक्टर सूर्यबाला को दिया गया। और इसके अतिरिक्त 4 लाख रुपए का लोहिया साहित्य सम्मान लखनऊ के दयानंद पांडे और 4 लाख रुपए का हिंदी गौरव सम्मान दिल्ली के तरुण विजय को दिया गया है। तो ये याद रखना। तो भारत भारती सम्मान सूर्यबाला को, लोहिया सम्मान दयानंद पांडे को और हिंदी गौरव सम्मान दिल्ली के तरुण विजय को दिया गया। अगला क्वेश्चन, तो किस देश ने अपने पहले आर्कटिक निगरानी उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो चीन, रूस, जापान या फिर भारत। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, रूस। तो रूस ने ही अपने आर्कटिक निगरानी उपग्रह को लॉन्च किया है। और ये इसके बारे में देखते हैं। तो इसके बारे में जो फैक्ट है, देखिए, रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोसकोसमोस ने अपने पहले आर्कटिक निगरानी उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, जो आर्कटिक की जलवायु और पर्यावरण की निगरानी करेगा। और साथ ही यह क्या करेगा, जो मौसम संबंधी समस्याओं के साथ साथ जल विज्ञान समस्याओं को हल करने के लिए आवश्यक जानकारी एकत्र करेगा। यह उपग्रह आर्कटिक क्षेत्र की जलवायु और पर्यावरण की निगरानी भी करेगा। और यह रूस के उत्तरी क्षेत्र में भी
2400 घंटे सतत निगरानी प्रदान करेगा। तो ये जो इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है इसमें यही है कि किसके द्वारा किया गया, तो रूस के द्वारा किया गया। रूस की जो अंतरिक्ष एजेंसी है रोसकॉस्मोस, इसके द्वारा इसे लॉन्च किया है। और ये किस लिए किया गया है, तो ये किया गया है देखिए मौसम संबंधी समस्याओं के साथ साथ जल विज्ञान समस्याओं को हल करने के लिए आवश्यक जानकारियों को इकट्ठा करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न 10, राज्यसभा और लोकसभा टीवी के विलय के बाद अब इसे क्या नाम दिया गया, तो इसे दिया गया क्या नाम दिया गया, इसे दिया गया है तो ABCD हैं, आत्मनिर्भर टीवी, इंडिया टीवी, संसद टीवी या फिर भारत टीवी। तो सही जानते होंगे कि जब राज्यसभा और लोकसभा को मिलाकर के संसद बनती है, तो इसका जो नाम अब रखा गया है वो संसद टीवी रखा है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन सी संसद टीवी। तो देखिए, और इसमें देखिए संसद टीवी का नाम रखा गया और इसके जो CEO नियुक्त किया गया वो IAS अधिकारी हैं रवि कपूर। तो रवि कपूर को 1 साल के लिए इसका CEO नियुक्त किया गया। तो ये भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में नया एक राज्यसभा और लोकसभा टीवी को विलय करके संसद टीवी बनाया गया और इसके CEO किसे बनाया गया, तो इसके CEO बनाया गया रवि कपूर को। तो याद रखेंगे रवि कपूर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, किस देश की मेजबानी में आयोजित युद्ध अभ्यास डेजर्ट फ्लैग 6 में भारतीय वायुसेना पहली बार भाग ले रही है, तो इजराइल, इराक, सऊदी अरब अमीरात या फिर रूस। तो सही आंसर होगा इसमें हमारा ऑप्शन सी सऊदी अरब अमीरात यानी कि UAE। तो किस देश की मेजबानी के साथ में, UAE की मेजबानी के साथ में जो युद्ध अभ्यास है डेजर्ट फ्लैग 6, इसमें भारतीय वायुसेना पहली बार भाग ले रही है। देखिए, 3 से 27 मार्च 2021 के मध्य संयुक्त अरब अमीरात की मेजबानी में युद्धाभ्यास डेजर्ट फ्लैग 66 का आयोजन अल दाफरा एयरबेस पर किया जा रहा है, यानी कि किया गया है ये। और यह UAE की मेजबानी में आयोजित एक वार्षिक बहुराष्ट्रीय बड़ा युद्धाभ्यास है और इसमें भारतीय जो सेना है वो पहली बार भाग ले रही है। और इसके अतिरिक्त क्या जो है USA, फ्रांस, सऊदी अरब, दक्षिण कोरिया और बहरीन की वायुसेना भी इसमें भाग लेगी। और इसमें जो मुख्य है वो मुख्य क्या है, यह है कि इस भारतीय वायुसेना के 6 सुखोई 30 MQI और 2 C-17 और एक IL-78 टैंकर विमान के साथ इस युद्धाभ्यास में भाग ले रहे हैं। कि जो भारतीय वायुसेना है वो 6 सुखोई 13 MQI, 2 C-17 है वो 2 हैं और एक है इसमें IL-78 टैंकर। तो इनके साथ में वो युद्धाभ्यास में भाग लेगी। अगला क्वेश्चन नंबर 12, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है, तो श्रीलंका, इराक, फिजी या फिर नेपाल। तो कृषि के लिए जो दी गई है वो दी गई फिजी के लिए, यानी कि ऑप्शन सी होगा सही आंसर इसमें, ऑप्शन सी फिजी। तो कृषि क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने फिजी के साथ में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो 3 मार्च 2021 को सरकार ने कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के सहयोग के लिए भारत और फिजी के बीच एक समझौते को मंजूरी दी और यह समझौता ज्ञापन अपने हस्ताक्षर की तारीख से प्रभावी होगा और 5 साल की अवधि के लिए भी ये लागू रहेगा। और समझौता अनुसंधान कर्मियों, वैज्ञानिक विशेषज्ञों और तकनीकी प्रशिक्षुओं के आदान प्रदान की सुविधा भी प्रदान करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, चैंपियंस एंड वेटरन्स समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो हिमा दास, मैरी कॉम, पूजा रानी या कोई नहीं। तो इसमें जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा मैरी कॉम। तो मैरी कॉम को चैंपियंस एंड वेटरन्स समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जो चयन समिति होती है। तो सी मैरी कॉम को अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की चैंपियंस एंड वेटरन्स समिति का अध्यक्ष चुना गया है और मैरी कॉम को AIBA के निदेशकों के बोर्ड की वोटिंग के बाद इस पद के लिए चुना गया। तो याद रखेंगे MC मैरी कॉम को जो अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ है उसकी जो एक यह कि चैंपियंस एंड वेटरन्स, तो इसका इसे अध्यक्ष चुना गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, तो संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को किस वर्ष के रूप में नामित किया है, तो किस रूप में नियुक्त किया है, किस नाम से, क्या किस रूप में, तो
ऑप्शन ए पर्यावरण व जलवायु वर्ष, ऑप्शन बी है अनाज का वर्ष, तीसरा है हमारा सी अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष या जलवायु विविधता का वर्ष। तो ये क्या है, ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष। तो संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में नामित किया है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। तो यहाँ तो व्याख्या में यही है इसमें। तो 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में घोषित किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए भारत सरकार के द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग सूचकांक में 10 लाख से अधिक की आबादी वाले शहरों में कौन सा शहर प्रथम स्थान पर रहा? तो पटना, बंगलुरु, इंदौर या फिर लखनऊ। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी बंगलुरु। तो बंगलुरु को 10 लाख से अधिक की आबादी पर एक सबसे अच्छा शहर बताया है कि ईज यानी कि रहने के लिए। तो केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 जारी किया गया और सूची में कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु प्रथम स्थान पर है। बंगलुरु को 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में रहने के लिए देश का सबसे अच्छा शहर माना गया है और 10 लाख की आबादी से कम के शहरों में हिमाचल की राजधानी शिमला को सबसे अच्छा शहर माना गया है। तो 10 लाख से ज़्यादा पर बंगलुरु और 10 लाख से कम की आबादी पर शिमला को एक अच्छा शहर माना है कि रहने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का उद्घाटन किसने किया? तो नरेंद्र मोदी, निर्मला सीतारमण, राजनाथ सिंह या डॉक्टर हर्षवर्धन। तो सही आंसर होगा इसमें हमारा ऑप्शन डी डॉक्टर हर्षवर्धन। तो डॉक्टर हर्षवर्धन। देखिए ग्लोबल बायो इंडिया, देखिए जो पहला जो हुआ था मैं 2019 में हुआ था, पहला हुआ था जो नई दिल्ली में हुआ, और जो 2021 में हुआ है वो सेकंड संस्करण है इसका, और नई दिल्ली में हुआ और ये वर्चुअली हुआ है इनके, और जो इसके थीम्स है वो ट्रांसफॉर्मिंग लिव्स है। तो एक जो सेकंड वाला है वो वर्चुअली हुआ है और ऑनलाइन, और जो 2021 की जो थीम है वो ट्रांसफॉर्मिंग लिव्स है। तो ये पूछा जाता है कि ग्लोबल बायो इंडिया 2021 की थीम क्या है, तो याद रखेंगे ट्रांसफॉर्मिंग लिव्स। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में किस संस्थान को प्रथम रैंक प्राप्त हुई है? तो ए, बी और सी, डी ये 4 यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो पहला है मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। तो इसमें जो फर्स्ट रैंक जो मिली है वो मिली है मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान। ये ऑप्शन ए है, इसमें डी है, ये डी को यहाँ सही कर लेंगे, डी नहीं है ये ए है। तो ए ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे इसका कुछ व्याख्या देखते हैं। देखिए क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग का जो 11वां संस्करण है वो 4 मार्च 2021 को जारी किया गया, और मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान जो संयुक्त राज्य अमेरिका की है ने लगातार 9वें वर्ष के लिए सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय के रूप में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा, यानी कि 9वीं बार है ये। और स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय यूके यूनाइटेड किंगडम विश्व स्तर पर दूसरा और तीसरा सबसे अच्छा विश्वविद्यालय। तो पहले पर मैसाचुसेट्स, दूसरे पर स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय यूएसए की, और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय जो यूके का है वो हमारी 3rd नंबर पर रहा है। और वहीं देखें तो हमारा जो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे है वो संस्थान के रूप में उभरा है, सर्वश्रेष्ठ संस्थान के रूप में उभरा है, और इसे 172 पद पर रखा है, इनके 172वें नंबर पर रखा गया है इसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में प्रथम रैंक किस देश को प्राप्त हुई है? तो देखिए कुछ वीडियो जो कि वो थोड़ी बड़ी हो जाएगी क्योंकि हमें 100 क्वेश्चन कवर करने हैं, तो हम सीधे ऑप्शन ना पढ़ के सीधा डायरेक्ट आंसर की तरफ ही बढ़ते हैं, आंसर ही देते हैं इसमें। तो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में प्रथम रैंक किस देश को प्राप्त हुई है? तो ये हुई हमारी ऑप्शन सी सिंगापुर को। चलिए देखिए हेरिटेज फाउंडेशन ने हाल ही में आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स लॉन्च किया है, और इसमें जुलाई 2019 से जून 2020 की अवधि के लिए इस बार 184 देशों को शामिल किया गया, और इस सूचकांक में जो सिंगापुर है वो लगातार दूसरे वर्ष रैंकिंग में प्रथम स्थान पर रही है, और
विश्व स्तर पर फाउंडेशन ने भारत की अर्थव्यवस्था को 121वां स्थान दिया, यानी कि जो भारत का जो स्थान है इसमें 121वां है, ये याद रखेंगे, भारत का स्थान 121वां है। और देख लेते जो पहली 5 है, देखिए पहले में जो पहली 5 जो रैंक है वो किसे मिली है, तो पहले 5 में देखिए पहला हमारा सिंगापुर, दूसरी न्यूजीलैंड, तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया और चौथे नंबर पर स्विट्जरलैंड है, और वहीं 5वें नंबर पर जो है रही है वो हमारी आयरलैंड देश को मिले है। तो आयरलैंड को 5वां नंबर, 5वीं रैंक मिली है। चलिए आगे बढ़ते हैं तेज़ी से। देखिए साल 2020 के बिहारी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो साल 2020 का जो बिहारी पुरस्कार है वो किसे दिया, तो वो दिया गया है मोहन कृष्ण बोहरा। इनके ऑप्शन सी सही होगा हमारा, मोहन कृष्ण बोहरा को वर्ष 2020 का बिहारी पुरस्कार दिया गया। तो वर्ष 2020 का जो तीसवा संस्करण 30वां था, 30वां बिहारी पुरस्कार मोहन कृष्ण बोहरा को उनकी जो एक पुस्तक है तस्लीमा संघर्ष और साहित्य के लिए दिया गया। और इसमें क्या मिलता है, देखिए 2,50,000 रुपये मिलते हैं, प्रशस्ति पत्र और एक पट्टिका पुरस्कार के रूप में दी जाती है। और ये जो पुरस्कार है ये 1991 में के बिरला फाउंडेशन द्वारा स्थापित 3 साहित्यिक पुरस्कारों में से एक है। और प्रसिद्ध हिंदी कवि बिहारी के नाम पर यह पुरस्कार हर साल राजस्थानी लेखक द्वारा पिछले 10 वर्ष में प्रकाशित हिंदी या राजस्थानी में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। इनके जो पिछले 10 वर्ष होते हैं उनमें कोई भी ऐसी जो पुस्तक है वो प्रकाशित होती है, या तो वो हिंदी में हो या फिर राजस्थानी में, तो उसके लिए इसे चुना जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत के पहले वन चिकित्सा केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो पहले वन चिकित्सा केंद्र का जो उद्घाटन किया गया वो किया गया हमारा उत्तराखंड में, तो ऑप्शन बी सही होगा, उत्तराखंड। देखिए देश के पहले वन चिकित्सा केंद्र के फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर का जो उद्घाटन है वो उत्तराखंड के रानीखेत में किया गया। ये याद रखने वाली बात है कि उत्तराखंड के रानीखेत में किया गया। और उत्तराखंड वन विभाग के रिसर्च विंग द्वारा वनों के उपचार गुणों और समग्र स्वास्थ्य और कल्याण पर इसके पुनः प्रभावकारी प्रभाव पर शोध के बाद वन चिकित्सा केंद्र विकसित किया गया है। चलिए आगे, तो 21, तो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि CRPF के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो AP महेश्वरी, अजीत सिंह, राकेश अस्थाना या फिर कुलदीप सिंह। तो सही आंसर होगा इसमें हमारा ऑप्शन डी, कुलदीप सिंह। तो कुलदीप सिंह को CRPF का महानिदेशक यानी कि DC नियुक्त किया गया है। तो कुलदीप सिंह को CRPF का महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है, और उन्होंने ये जो स्थान लिया है वो AP महेश्वरी के बाद में लिया, इनके AP महेश्वरी के रिटायर्ड होने के बाद में ये लिया है। और यह वर्तमान में केंद्रीय CRPF बल के मध्य जोन के महानिदेशक के रूप में कार्यरत हैं। तो कार्यरत कौन है, ये है हमारे कुलदीप सिंह। तो सेवानिवृत्त जो हुए हैं वो AP महेश्वरी हुए, AP महेश्वरी की जगह पर आए कुलदीप सिंह। चलिए अगला प्रश्न, किस देश ने घरों की पहचान चेलिक नाम कार्यक्रम और विकास योजना शुरू की है, तो घरों की जो पहचान है चेलिक नाम यानी कि घरों की जो पहचान है वो लड़की के नाम पर होगी, तो ये किसने किया, ये की हमारी उत्तराखंड ने। तो उत्तराखंड सरकार ने ये बताया कि जो घरों की जो पहचान है वो लड़की के नाम पर होगी, यानी कि जो लड़की का जो नाम है वो घर के बाहर लिखा जाएगा। तो उत्तराखंड के CM द्वारा घरों की पहचान चेलिक नाम कार्यक्रम और विकास योजना शुरू की, और इसमें क्या है कि बेटी के नाम घर की पहचान, इसका जो अर्थ है। और यह कार्यक्रम अभी नैनीताल में शुरू किया गया है और इसे पूरे उत्तराखंड में विस्तारित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, इजराइल में पहली बार नियुक्त UAE यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के राजदूत कौन है, तो वह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि ये पहली बार नियुक्त किया गया है। तो किसे किया गया है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मोहम्मद अल खाजा को। तो मोहम्मद अल खाजा को पहली बार UAE के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया, कहाँ, इजराइल में। तो इसमें यही है, UAE अमेरिका के राजदूत की औपचारिक तौर पर पहली बार इजराइल में नियुक्ति की गई। तो मोहम्मद अल खाजा हैं और वह इजराइल राज्य में अमीरात के पहले राजदूत हैं। और पिछले साल संयुक्त अरब अमीरात अब्राहम समझौते के तहत इजराइल के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने वाला पहला देश बन गया था। तो इजराइल ने जनवरी में UAE में अपना दूतावास खोला था, तो इसी कारण से, अब्राहम समझौते के कारण। क्वेश्चन नंबर 24, अक्षय पात्र नामक अखिल महिला कला प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया, तो ये क्या, ऑप्शन सी, प्रहलाद सिंह पटेल ने, जो हमारे संस्कृति मंत्रालय जिनके पास।
तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने अक्षय पात्र नामक अखिल महिला कला प्रदर्शनी का उद्घाटन किया और इस प्रदर्शनी में 12 देशों के 250 से अधिक श्रमिकों ने भाग लिया और इसका आयोजन 8 मार्च से 20 मार्च के बीच किया गया। तो 8 मार्च को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 25, संयुक्त सैन्य अभ्यास दशलिक 2 कहाँ आयोजित किया गया? हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश? तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड में। तो संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है दशलिक 2 उत्तराखंड में आयोजित किया गया। तो ये किसके बीच होता है? भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में होता है। और कहाँ शुरू हुआ, कहाँ पर हुआ? उत्तराखंड के चौबटिया में। और यह दशलिक का दूसरा संस्करण था और दशलिक अभ्यास का पहला जो संस्करण था वो नवंबर 2019 में ताशकंद में आयोजित किया गया था। तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में होता है दशलिक। तो पहला हुआ था ताशकंद में 2019 में और जो दूसरा हुआ है वो उत्तराखंड के चौबटिया में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 26, 29वें नई दिल्ली पुस्तक मेले का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शन नरेंद्र मोदी, रमेश पोखरियाल, प्रहलाद सिंह पटेल या नरेंद्र सिंह तोमर? तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, रमेश पोखरियाल। देखिए, केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने 5 मार्च 2021 को 29वें नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले का आयोजन किया गया। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले 2021 का विषय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में लाई गई थी और यही इस पुस्तक मेले का विषय रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो सभी जानते होंगे इसका आंसर 8 मार्च। तो ऑप्शन बी सही होगा हमारा क्वेश्चन 8 मार्च। तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर वर्ष 8 मार्च को दुनिया भर में मनाया जाता है ताकि महिलाओं की उपलब्धियों और समस्याओं को उजागर किया जा सके। इस वर्ष की जो थीम थी वो थी वोमेन इन लीडरशिप्स अचीविंग एंड इक्वल फ्यूचर इन ए कोविड-19 वर्ल्ड। तो ये इसकी थीम थी, इनकी विषय था इसका। तो वुमेन इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन ए कोविड-19 वर्ल्ड। तो याद रखेंगे क्योंकि थीम से भी पूछी जाती है कि अंतर्राष्ट्रीय दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, तो इसकी थीम क्या थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, किस प्लेटफॉर्म ने भारत में वुमेन विल वेब प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो किसने किया? ऑप्शन ए, गूगल ने। तो गूगल ने ही वुमेन विल वेब प्लेटफॉर्म लॉन्च किया और ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर किया था। देखिए, गूगल ने भारत में एक नया वुमेन विल वेब प्लेटफॉर्म पेश किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उन महिलाओं को मार्गदर्शन प्रदान करना है जो उद्यमी बनना चाहती हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो क्वेश्चन नंबर 29, मैत्री सेतु किस नदी पर बनाया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। देखिए, ब्रह्मपुत्र, मेघना, तीस्ता या फैनी? तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, फैनी। तो फैनी नदी पर इसे बनाया गया मैत्री सेतु। देखिए, मैत्री सेतु एक 1.9 किलोमीटर लंबा पुल है जो त्रिपुरा राज्य में फैनी नदी पर बनाया गया है और यह पुल भारत और बांग्लादेश को जोड़ता है। इस पुल का निर्माण राष्ट्रीय राजमार्ग और आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड द्वारा 133 करोड़ रुपए की लागत से किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 मार्च को उद्घाटन किया। तो इसका जो उद्घाटन किया था वो 9 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया और यह पुल भारत में सबरूम को बांग्लादेश के रामगढ़ से जोड़ता है। तो ये किसको जोड़ेगा? सबरूम को बांग्लादेश के रामगढ़ से जोड़ेगा। तो फैनी नदी पर बनाया गया मैत्री सेतु है। अगला क्वेश्चन 30, किस राज्य ने देशभक्ति के विषय पर अपना बजट पेश किया? तो एक विषय बनाया देशभक्ति और उसी पर अपना बजट पेश किया। तो किसने किया? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली या पंजाब? तो सही आंसर होगा इसका दिल्ली, ऑप्शन सी, दिल्ली। तो दिल्ली सरकार ने अपना जो बजट पेश किया था वो उसे देशभक्ति बजट का नाम दिया।
देखिए, दिल्ली सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 69,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देने के लिए देशभक्ति के विषय पर बजट रखा गया। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने लगातार 7वीं बार बजट पेश किया। तो ये याद रखेंगे, देशभक्ति बजट दिल्ली सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देने के लिए प्रस्तुत किया। नेक्स्ट 31, हाल ही में राष्ट्रपति ने सिंगोरगढ़ किले के संरक्षण कार्य को उद्घाटन किया। यह किला किस राज्य में स्थित है? तो सिंगोरगढ़ किला ये कहाँ पर है? तो ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। देखिए, भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मध्य प्रदेश के दमोह जिले के सिंग्रामपुर गांव में सिंगोरगढ़ किले के संरक्षण कार्यों का शिलान्यास किया। उन्होंने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नव नक्काशीदार जबलपुर सर्कल का भी उद्घाटन किया और यह मध्य भारत के राजगोंड शासकों का निवास स्थान था और इसे 16वीं शताब्दी में गोंड शासक संग्राम शाह ने जीत लिया था। तो याद रखेंगे, तो सिंगोरगढ़ किला मध्य प्रदेश में है, सिंग्रामपुर गांव में। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे देश का नया मुख्य सांख्यिकीविद नियुक्त किया है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी डॉक्टर जीपी सावंत को। तो ऑप्शन बी जीपी सावंत ये भारत के सांख्यिकीविद नियुक्त हुए हैं नए। तो केंद्र सरकार ने डॉक्टर जीपी सावंत को देश का प्रमुख सांख्यिकीविद नियुक्त किया। इससे पहले उन्हें आरबीआई में सांख्यिकी और सूचना प्रबंधन विभाग में सलाहकार के पद पर प्रतिनियुक्त किया गया था और इनका जो कार्यकाल है वो 2 वर्ष का होगा और इस पद पर वह डॉक्टर छत्रपति शिवाजी का स्थान लेंगे। तो ये भी याद रखेंगे कि किसका स्थान लेंगे? डॉक्टर छत्रपति शिवाजी का। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, देश का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा ऑप्शन ए तेलंगाना में। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए तेलंगाना। तो तेलंगाना में देश का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट स्थापित किया जाएगा। देखिए, देश में अब तक का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट तेलंगाना राज्य के पेडापल्ली जिले के रामागुंडम में एनटीपीसी द्वारा उसके थर्मल प्लांट के जलाशय में स्थापित किया जाएगा और इसकी जो क्षमता है वो 1000 मेगावाट होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, हिंदी भाषा में कविता संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 पाने वाली प्रथम महिला हैं? तो गंगा शर्मा, अनामिका, विमला या अरुंधति सुब्रमण्यम। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी अनामिका। तो ऑप्शन बी अनामिका सही आंसर होगा, जो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 पाने वाली पहली महिला हैं कविता संग्रह के लिए। यह याद रखेंगे किस कैटेगरी में है? तो कविता के लिए। देखिए, मुजफ्फरपुर यानी कि बिहार की अनामिका को वर्ष 2020 के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। अनामिका को यह सम्मान उनकी हिंदी कविता संग्रह टोकरी में दिंगत थैरी गाथा के लिए दिया गया है। हिंदी में कविता संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाली ये देश की प्रथम महिला साहित्यकार हैं और अंग्रेजी भाषा में जो ये पुरस्कार दिया गया वो दिया है अरुंधति सुब्रमण्यम को। तो याद रखेंगे, हिंदी साहित्य में जो कविता है, कविता संग्रह के लिए जो मिला है वो अनामिका को और अंग्रेजी भाषा में अरुंधति सुब्रमण्यम को ये दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र सद्भावना दूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देख, किसे 2 बार आ गए, कोई नहीं। तो हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र सद्भावना दूत नियुक्त किया गया है? तो दिया मिर्जा, प्रियंका चोपड़ा, नताशा या नतालिया वोडियानोवा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी नतालिया वोडियानोवा। तो नतालिया वोडियानोवा को संयुक्त राष्ट्र सद्भावना नियुक्त किया गया है। देखिए, नतालिया वोडियानोवा संयुक्त राष्ट्र सद्भावना दूत हैं और जो दिया मिर्जा हैं इसमें वो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि UNEP की राष्ट्रीय सद्भावना दूत हैं। तो दोनों को याद रखेंगे, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन 36, आर्थिक एवं व्यापार मुद्दों पर ब्रिक्स संपर्क समूह की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई?
तो किसके द्वारा की गई? ये की गई अपने भारत के द्वारा। तो ऑप्शन ए सही होगा, भारत। देखिए, आर्थिक और व्यापार मुद्दों पर ब्रिक्स संपर्क समूह ने भारत की अध्यक्षता में अपनी पहली बैठक आयोजित की। यह बैठक 9 मार्च से 11 मार्च 2021 के बीच आयोजित की गई और जो इसकी थीम थी, क्या थी? ब्रिक्स @15, इनके इंट्रा ब्रिक्स कॉरपोरेशन फॉर कॉन्टिन्यूटी कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस। और ब्रिक्स 2021 या 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ब्रिक्स @15 इंट्रा ब्रिक्स कॉरपोरेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी कंसोलिडेशन एंड कंसेंस विषय के तहत भारत की अध्यक्षता में आयोजित किया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 37, भारतीय नौसेना ने तीसरी स्कॉर्पिन श्रेणी के किस डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी को शामिल किया है? तो भारतीय नौसेना ने क्या है? तो किसे किया? INS सिंधुवीर, INS करंज, INS कलवरी, INS श्री। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, INS करंज को। तो ये डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी है और इसे अभी भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। देखिए, भारतीय नौसेना के बेड़े में स्कॉर्पिन क्लास सबमरीन INS करंज शामिल हो गया है और यह स्कॉर्पिन श्रेणी की तीसरी पनडुब्बी है। फ्रांस की मदद से मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड यानी MDL ने स्कॉर्पिन क्लास की इस तीसरी पनडुब्बी का निर्माण किया है। और इसका नाम अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार करंज है। K से किलर इंस्टिक्ट और A से आत्मनिर्भर भारत, R से रेडी और A से एग्रेसिव और N से निब्बल और J से जोश है। तो इसमें जो करंज है उसके पूरे KARANJ, तो इसके अलग अलग नाम है। तो K से किलर इंस्टिक्ट, A से आत्मनिर्भर भारत, R से रेडी, A से एग्रेसिव और N से निब्बल और J से जोश। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन 38, दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर फुगाकू किस देश ने तैयार किया है? सभी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही आंसर होगा इसमें ऑप्शन डी, जापान। तो ऑप्शन डी, जापान ने इसको तैयार किया है और दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है और नाम क्या है इसका? फुगाकू। तो दोनों याद रखेंगे, फुगाकू है जापान का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर। देखते हैं। देखिए, रिकेन और फुजित्सु नामक जापानी वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान ने 6 साल पहले फुगाकू विकसित करना शुरू कर दिया था और यह दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है और फुगाकू का नाम माउंट फूजी के एक वैकल्पिक नाम पर रखा गया है और यह सुपर कंप्यूटर पूरी तरह से तैयार है और जापान में विकसित किया गया है। तो याद रखेंगे, फुगाकू जापान से है। 39 क्वेश्चन, सार्वजनिक स्थानों पर फुल फेस कवरिंग पर प्रतिबंध के लिए मतदान किया गया। तो कहाँ मतदान किया गया? न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड, इटली या फिर नॉर्वे। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, स्विट्जरलैंड में। तो स्विट्जरलैंड में फुल फेस कवरिंग पर प्रतिबंध के लिए मतदान किया, वोटिंग की गई वहाँ पर। देखते हैं कुछ तथ्य। तो स्विट्जरलैंड ने लगभग सभी सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का और नकाब सहित फुल कवरिंग पर प्रतिबंध लगाने वाले प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया है। आकस्मिक जनमत संग्रह में विवादास्पद प्रस्ताव के समर्थन में लगभग 51.21 यानी कि 51.21% मतदाताओं ने मतदान किया और वोट का मतलब है कि सड़कों पर, सार्वजनिक परिवहन,
सार्वजनिक कार्यालयों जैसे रेस्तरां, दुकानों और ग्रामीण इलाकों में स्विट्जरलैंड में सभी सार्वजनिक रूप से सुलभ स्थानों में फुल कवरिंग पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। और जो स्विट्जरलैंड है, इसकी जो राजधानी है वो है बर्न। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, हाल ही में जापान ने किस देश के सहयोग से भूरे कोयले से हाइड्रोजन का उत्पादन शुरू किया है? तो फ्रांस, रूस, ऑस्ट्रेलिया या फिर नॉर्वे। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर के भूरे कोयले पर हाइड्रोजन का उत्पादन शुरू किया है। देखिए, एक जापानी और ऑस्ट्रेलियाई उद्यम ने भूरे कोयले से हाइड्रोजन का उत्पादन शुरू किया है। जापान और ऑस्ट्रेलिया ने $500 मिलियन के एक पायलट प्रोजेक्ट के लिए सहयोग किया है, जिसका उद्देश्य यह दिखाना है कि तरलीकृत हाइड्रोजन का व्यावसायिक रूप से उत्पादन किया जा सकता है और इसे विदेशों में सुरक्षित रूप से निर्यात भी किया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 41, किस शहर में भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क खुला है? तो चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई या फिर भोपाल। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हैदराबाद में। तो हैदराबाद में भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क खोला गया है। देखिए, हाल ही में हैदराबाद में भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क खुला है और यहाँ एक पुलिस स्टेशन में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए अलग से एक हेल्प डेस्क की नियुक्ति की गई है और डेस्क का प्रबंधन एक पुलिस सतर्क अधिकारी और एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति द्वारा किया जाएगा, जिसे सामुदायिक समन्वय के रूप में नामित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, हाल ही में कौन 10,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर बनी है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मिताली राज। देखिए, यहाँ पर जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं वो हम अपने टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर करते हैं और टेलीग्राम चैनल पर एक पोल के माध्यम से इन क्वेश्चनों को हम उसमें देते हैं ताकि आप अपना भी जांच सके कि क्या आंसर है इसमें। और उसके साथ में हमने इस सभी क्वेश्चन के साथ में जहाँ एक्सप्लेन हो सकती है वहाँ पर हमने एक्सप्लेन भी करके दिया गया है। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज़रूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल के ज्वाइन करने के लिए आप सभी टेलीग्राम पर जाएं, टेलीग्राम डाउनलोड करेंगे और टेलीग्राम पर सर्च करेंगे एग्ज़ाम स्टडी क्लासेस और वहाँ पर हमारा ये मोनोग्राम मिलेगा और साथ में ओपन करते ही नीचे आपको ज्वाइन का बटन होगा, तो ज्वाइन करेंगे तो सीधा आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेट टीम के खिलाड़ी मिताली राज 10,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर बनी हैं और इससे पहले वीमेंस क्रिकेट में इंग्लैंड की पूर्व शॉर्लेट एडवर्ड्स ने इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने 10,000 रन पूरे किए थे और शॉर्लेट ने 13 शतक और 67 अर्धशतक की मदद से 10,273 रन बनाए थे। तो ये कौन भारतीय महिला क्रिकेटर हैं? यह है मिताली राज। इन्होंने भी हाल ही में 10,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई हैं। क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से किस हवाई अड्डे ने मार्च 2021 में भारत का पहला समर्पित एक्सप्रेस कार्गो टर्मिनल लॉन्च किया है? तो ये क्या है? ऑप्शन सी होगा इसका सही आंसर, कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो सही आंसर ऑप्शन सी, कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। चलिए आगे देखिए, भारत का पहला समर्पित एक्सप्रेस कार्गो टर्मिनल कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु द्वारा लॉन्च किया गया है और समर्पित एक्सप्रेस कार्गो विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय कोरियर के निर्यात और आयात के लिए है। बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड बेंगलुरु हवाई अड्डे का संचालन करता है। तो क्वेश्चन नंबर 44 है, ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने किस देश के साथ अपने रक्षा सहयोग को निलंबन कर दिया है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, म्यांमार के साथ। तो म्यांमार के साथ में अपने जो रक्षा सहयोग है उसको सस्पेंड कर दिया है।
देखिए, ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने म्यांमार के साथ अपने रक्षा सहयोग को निलंबन कर दिया है और यह निर्णय म्यांमार सरकार के तख्तापलट और म्यांमार में ऑस्ट्रेलियाई नागरिक को हिरासत में लेने के बाद लिया गया, यानी कि द्वारा गलत है इसमें। तो किस कारण से? क्योंकि एक तो म्यांमार है जो म्यांमार में तख्तापलट हो गया और साथ में वहाँ पर जो ऑस्ट्रेलियाई नागरिक थे उनको हिरासत में ले लिया गया। तो इसको देखते हुए ऑस्ट्रेलिया ने म्यांमार के साथ में अपना जो रक्षा सहयोग था उसको सस्पेंड कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 45 है, किस राज्य सरकार ने पिछले 10 वर्षों में सड़क किनारे बसे सभी धार्मिक स्थलों को हटाने का निर्देश दिया है? ए उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर राजस्थान। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश ने। और ये क्यों गया? क्योंकि ये जो सड़क किनारे जो बसे हुए जो धार्मिक स्थल होते हैं वे परिवहन में, यातायात में बाधा डालते हैं। तो इसे देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सड़कों पर बढ़ते अतिक्रमण को हटाने के लिए यह सख्त कदम उठाया है और राज्य सरकार ने पिछले 10 वर्षों में सड़क किनारे स्थापित किए गए सभी धार्मिक स्थलों को हटाने का निर्देश दिया है। और इसमें भी ये नहीं है कि सभी को हटाया जाएगा, ये उन्हें हटाया जाएगा जो केवल अब से पिछले 10 वर्ष में वहाँ पर स्थापित किए गए हैं, बनाए गए हैं, तो उन सबको वहाँ से हटाया जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्न में से कौन सा देश यूएई को पीछे छोड़कर भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, इसमें अमेरिका होगा। तो अमेरिका जो है इसमें भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया है। देखिए, सऊदी अरब को पीछे छोड़कर अमेरिका अब भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है और भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा आयातक और उपभोक्ता भी है। तो ये भी याद रखेंगे, जो भारत है वो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा आयातक और उपभोक्ता भी है। क्वेश्चन नंबर 47, किस महासागर में जीनोम मैपिंग परियोजना शुरू की जाएगी? तो जीनोम मैपिंग परियोजना जो शुरू की जाएगी ये की जाएगी हिंद महासागर में। तो आंसर होगा इसमें ऑप्शन ए, हिंद महासागर। तो सही आंसर ऑप्शन ए, हिंद महासागर। तो जीनोम मैपिंग जो परियोजना है वो हिंद महासागर में शुरू की जाएगी। देखिए, हिंद महासागर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी जीनोम मैपिंग की अपनी तरह की पहली परियोजना शुरू करेगी और हिंद महासागर में पृथ्वी की पानी की सतह का लगभग 20% हिस्सा है और इसलिए यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा जल क्षेत्र भी है, जो हिंद महासागर है। और इसका उद्देश्य हिंद महासागर में सूक्ष्म जीवों के जीनोम मैपिंग के नमूनों को इकट्ठा करना है। तो हिंद महासागर में यह शुरू की जाएगी जीनोम मैपिंग, किसके लिए? सूक्ष्म जीवों के। देखिए, क्वेश्चन 48 है, विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत विश्व का कितने नंबर का सबसे बड़ा देश बन गया है? तो छठा, तीसरा, पांचवा या फिर चौथा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, चौथा। इनके चौथे नंबर का सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार वाला देश बन गया है। देखिए, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार रूस को पछाड़कर दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रिजर्व बन गया है और आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार 5 मार्च तक भारत की विदेशी मुद्रा होल्डिंग 580.3 बिलियन डॉलर थी, जबकि रूस का रिजर्व 580.1 बिलियन डॉलर था। तो रूस को पीछे छोड़कर ये चौथे नंबर पर अब चला गया है। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की तालिका में चीन के पास सबसे बड़ा भंडार है और इसके बाद में जापान और स्विट्जरलैंड आते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर चीन, उसके बाद में जापान, स्विट्जरलैंड और उसके बाद भारत। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 49, निम्न में से किस राज्य में काला नमक चावल महोत्सव आयोजित किया गया? तो काला नमक चावल महोत्सव, इसे बुद्धा चावल भी कहते हैं। फरवरी माह का जो करंट अफेयर था हमने इसके बारे में उसमें डिस्कस किया है।
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। देखिए उत्तर प्रदेश ऑप्शन सी सही होगा। और उत्तर प्रदेश सरकार ने सिद्धार्थनगर जिले में 3 दिवसीय काला नमक चावल महोत्सव का आयोजन किया गया। और उत्तर प्रदेश की जो एग्ज़ाम है उसके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये महत्वपूर्ण है। उसमें ज़िले का नाम पूछा जा सकता है कि किस ज़िले में आयोजित किया गया, तो सिद्धार्थनगर ज़िले में आयोजित किया गया। और यह उत्सव झांसी में स्ट्रॉबेरी महोत्सव और लखनऊ में गुड़ महोत्सव की शानदार सफलता के बाद आयोजित किया गया। तो याद रखेंगे, झांसी में स्ट्रॉबेरी महोत्सव और लखनऊ में गुड़ महोत्सव। और इन महोत्सवों का आयोजन आत्मनिर्भर भारत अभियान और लोकल फॉर वोकल अभियान के तहत चयनित उत्पादों को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ODOP के रूप में बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। और इस चावल को बुद्ध चावल भी कहा जाता है और साथ ही इसको बुद्ध का महाप्रसाद भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, संसदीय समिति ने सरकार से पॉक्सो एक्ट के तहत किशोर की उम्र 18 से घटाकर निम्न में से कितने वर्ष करने की सिफारिश की है? तो 14, 18, 16 या फिर 17। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 16 वर्ष। देखिए 16 वर्ष, क्योंकि इसको 18 से 16 किया गया है करने की, इनकी जो किशोर यानी कि बालिग के लिए। तो नाबालिग, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो 18 वर्ष के जो किशोर होते हैं वो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं और बाद में उन्हें कानून द्वारा भी ढील दी जाती है कि वो अभी नाबालिग हैं। तो इसीलिए अब इसने को 18 से 16 वर्ष करने की सिफारिश की गई है कि 16 वर्ष करो, ताकि इस तरह के जो घटनाएं होती हैं उन पर रोक लगाई जा सके। देखिए, संसदीय समिति ने सरकार से पॉक्सो एक्ट के तहत किशोर की उम्र 18 से घटाकर 16 वर्ष करने की सिफारिश की है। और कांग्रेस सांसद आनंद शर्मा की अध्यक्षता वाली गृह मामलों की स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट को राज्यसभा में सौंपी। और इसमें कहा गया कि पॉक्सो एक्ट में बड़ी संख्या में ऐसे मामले हैं जहां अपराधियों की उम्र कम थी। लिहाजा यह बेहद आवश्यक है कि इस प्रावधान में नौ पर फिर से विचार किया जाए, क्योंकि ऐसे अपराधों में ज़्यादा नाबालिग बच्चे पकड़े जा रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 51 है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2021 कब मनाया गया? तो 14 मार्च, 10 मार्च, 8 मार्च या फिर 15 मार्च। तो याद रखेंगे ऑप्शन डी होगा इसमें 15 मार्च को। ये सी गलत है, इसे आप सही कर लेंगे। ये ऑप्शन डी होगा, ये वाला। तो ये 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2021 मनाया गया। देखिए, प्रत्येक वर्ष 15 मार्च को उपभोक्ताओं के अधिकारों और उनकी आवश्यकताओं के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। और विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2021 की जो थीम थी वो थी टैकलिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन। और वर्ष 2020 की जो थीम थी वो थी दी सस्टेनेबल कंज्यूमर। तो 2020 की भी याद रखेंगे और 2021 की भी। तो 2020 की दी सस्टेनेबल कंज्यूमर और 2021 की ही टैकलिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन, यानी कि प्लास्टिक जो प्रदूषण है उससे निपटारा करना, प्लास्टिक प्रदूषण से निपटारा। और इस वर्ष यह अभियान उपभोक्ता अधिकारों और व्यवसायों को वैश्विक प्लास्टिक प्रदूषण संकट से निपटने पर ध्यान केंद्रित कर केंद्रीय भूमिका निभा सकता है। क्वेश्चन नंबर 52, हाल ही में किसके द्वारा तटस्थ हवाओं और प्लाज्मा गतिशीलता में व्यवहारिक भिन्नताओं का अध्ययन करने के लिए साउंडिंग रॉकेट RH560 लॉन्च किया गया? तो किसके द्वारा किया गया? ये किया गया ऑप्शन बी, इसरो के द्वारा। कि इसरो ने, जो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है,
इसरो इसने इसको लॉन्च किया है RH560। देखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा रेंज में तटस्थ हवाओं और प्लाज्मा गतिशीलता में व्यवहारिक भिन्नताओं का अध्ययन करने के लिए साउंडिंग रॉकेट RH560 लॉन्च किया है। इसरो की बात कर लेते हैं तो इसरो के जो अध्यक्ष हैं वो के सिवान हैं और इसरो का जो मुख्यालय है बेंगलुरु कर्नाटक में, और इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई थी। क्वेश्चन नंबर 53, हाल ही में WHO द्वारा किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? तो कोस्टा रिका, अल सल्वाडोर, पनामा, ग्वाटेमाला। तो ऑप्शन बी सही होगा इसमें, अल सल्वाडोर। तो आंसर होगा इसमें ऑप्शन बी, अल सल्वाडोर को WHO ने मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया है। देखिए, अल सल्वाडोर विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मलेरिया मुक्त प्रमाणित होने वाला मध्य अमेरिका का पहला देश है। तो ये भी याद रखेंगे, ये मध्य अमेरिका का पहला देश है जो मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। जब किसी देश में किसी बीमारी की स्थानीय संचरण श्रृंखला कम से कम 3 वर्ष तक देशव्यापी रूप से भंग अथवा नाकाम रहती है तो उस देश को उन्मूलन प्रमाण पत्र प्रदान कर दिया जाता है। अल सल्वाडोर के जो राष्ट्रपति हैं वो नाइब बुकेले हैं और जिसकी राजधानी है वो सैन सल्वाडोर है, और यहाँ की जो मुद्रा है वो अल सल्वाडोर कॉलन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 54, निम्न में से किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर फार्म बनाने की घोषणा की है? तो सबसे बड़ा सौर फार्म बनाने की जो घोषणा की है वो की है सिंगापुर ने। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सिंगापुर। देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर फार्म यानी कि तैरता हुआ सोलर फार्म सिंगापुर में बनाया जा रहा है। यह ऊर्जा संयंत्र को सिंगापुर में जलाशय पर स्थापित करने का निर्णय लिया है। दुनिया का सबसे छोटे देशों में एक सिंगापुर है, लेकिन यह एशिया में सबसे बड़ी प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जकों में भी है। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए देश दुनिया के सबसे बड़े अस्थायी सौर फार्मों में से एक का निर्माण कर रहा है। इसने इन ऊर्जा संयंत्रों को अपने तटों और जलाशयों पर स्थापित करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट, इस प्रोजेक्ट को सेमकॉर्प इंडस्ट्रीज़ द्वारा बनाया जा रहा है और ये सौर फार्म कुछ हद तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में भी कटौती करेंगे। ऐसा मानना है कि ग्रीन हाउस गैस के जो उत्सर्जन है उसमें भी कटौती करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, सरकार ने कहाँ एक शीतकालीन खेल संस्थान स्थापित करने की घोषणा की है? तो अभी शीतकालीन खेल चल रहे थे, तो ये ऑप्शन बी होगा, गुलमर्ग में, क्योंकि गुलमर्ग में ही इन खेलों का आयोजन किया गया, तो इसीलिए वहाँ पर एक शीतकालीन खेल संस्थान स्थापित करने की घोषणा भी की गई है। देखिए, युवा मामले और खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने घोषणा की है कि सरकार जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में एक शीतकालीन खेल संस्थान स्थापित करेगी और सरकार ने विभिन्न खेलों में कश्मीरी युवाओं को बढ़ावा देने और प्रशिक्षण के लिए एक रोड मैप भी तैयार किया है। और हाल ही में देखिए 26 फरवरी से 2 मार्च तक गुलमर्ग में दूसरा खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन किया गया है। तो याद रखेंगे, गुलमर्ग में किया गया दूसरे खेलो इंडिया विंटर गेम यानी कि शीतकालीन गेम्स का आयोजन। चलिए आगे 56, हाल ही में किस संस्थान ने जैव कैप्सूल विकसित करने के लिए पेटेंट प्राप्त किया है? तो ये क्या है? भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान ने। ठीक है, तो यहाँ पर भी ऑप्शन की थोड़ी सी गड़बड़ है, तो होगा हमारा ऑप्शन सी सही होगा इसमें। यहाँ पर सी कर लेते हैं, सी है ये, क्योंकि ये वाला ऑप्शन सही होगा इसमें। तो भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान ने जैव कैप्सूल विकसित करने के लिए पेटेंट प्राप्त किया है। देखिए, भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइस रिसर्च ने जैव कैप्सूल के लिए पेटेंट प्राप्त किया है। प्रौद्योगिकी में सूक्ष्म जीव शामिल होते हैं जिन्हें एक कैप्सूल में एकत्र और संपीड़ित किया जाता है, जिसका उपयोग कृषि में उर्वरकों के विकल्प के रूप में
किया जा सकता है? तो इंडियन इंस्टीट्यूट स्पाइस रिसर्च के निदेशक जे रेमा ने कहा है, ये देखिए, जैव कैप्सूल में मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार के साथ साथ पर्यावरण मानकों के साथ साथ रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग को कम करने की शक्ति पाई जाती है, और इसीलिए ये है जैव कैप्सूल विकसित करने का पेटेंट भी प्राप्त किया है। और इसका उपयोग सब्जियों, नारियल की ट्रेस, केला और मसालों के अलावा अन्य विभिन्न फसलों के लिए भी किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 57, हाल ही में जॉन मैगुफुली का 61 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे किस देश के राष्ट्रपति थे? तो ये थे ऑप्शन सी सही होगा इसमें, तंजानिया। तो ये तंजानिया के राष्ट्रपति थे जिनका 61 वर्ष की आयु में निधन हो गया। देखिए, तंजानिया के राष्ट्रपति जॉन मैगुफुली का 61 वर्ष की आयु में निधन हो गया। यह लोकप्रिय रूप से बुलडोजर के रूप में जाने जाते हैं, तो इन्हें बुलडोजर के नाम से भी जाना जाता है। उन्हें पहली बार 2015 में तंजानिया के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। उन्होंने 2020 में राष्ट्रपति पद का दूसरा कार्यकाल शुरू किया था। और अब तंजानिया की जो राजधानी है वो दोदोमा है, और जो मुद्रा है यहाँ की वो तंजानिया शिलिंग है। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 57, हाल ही में जॉन मैगुफुली का 61 वर्ष की आयु में देखिए 58, हाल ही में स्टॉप टीवी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसे आप गैस भी कर सकते हैं आंसर को, क्योंकि टीवी पार्टनरशिप बोर्ड, टीवी तो डॉक्टर हर्षवर्धन इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन डी, डॉक्टर हर्षवर्धन को स्टॉप टीवी पार्टनरशिप बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। देखिए, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को स्टॉप टीवी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। भारत ने 2025 तक तपेदिक क्षय रोग यानी कि टीबी को समाप्त करने का लक्ष्य रखा है, और डॉक्टर हर्षवर्धन 3 साल के लिए स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में काम करेंगे, और उनका जो कार्यकाल है वो जुलाई 2021 से शुरू होगा। देखिए, भारत ने 2025 तक अपने आप को टीबी मुक्त यानी कि टीबी उन्मूलन करने का लक्ष्य रखा है, तो वहीं वर्ल्ड यानी कि पूरे विश्व में वैश्विक स्तर पर इसको 2030 तक रखा है। तो ये भी याद रखेंगे कि वैश्विक स्तर पर टीबी उन्मूलन का जो लक्ष्य है वो 2030 तक रखा गया है, और भारत ने उससे पहले इनकी 5 वर्ष पहले ही इनके 2025 तक अपने आप को टीबी मुक्त घोषित करने का लक्ष्य रखा है। क्वेश्चन नंबर 58, हाल ही में किसे राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर होगा इसमें ऑप्शन बी, M.A. गणपति। तो M.A. गणपति को एनएसजी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। देखिए, वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी M.A. गणपति को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं, और जो एनएसजी है इसकी जो स्थापना हुई थी वो 22 सितंबर 1986 को हुई। कार्यालय है, जो मुख्यालय है वो इसका नई दिल्ली में है, और इसका जो एक आदर्श वाक्य है, जो टैगलाइन है वो है सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। तो याद रखेंगे, सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा किसकी टैगलाइन है? एनएसजी की। देखिए, हाल ही में किस जानवर के लिए खाद्य और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा रिहैब परियोजना शुरू की है? तो रिहैब परियोजना जो शुरू की है वो किसके लिए की है? वो ये है हाथी के लिए, यानी कि ऑप्शन सी आंसर होगा, ऑप्शन सी हाथी। देखिए, खाद्य और ग्रामोद्योग आयोग KVIC ने 15 मार्च 2021 को देश में मानव हाथी टकराव को कम करने के लिए मधुमक्खी बाड़ बनाने की एक अनूठी परियोजना मधुमक्खियों के माध्यम से हाथी मानव हमलों को कम करने की परियोजना प्रोजेक्ट रिहैब शुरू की है। तो रिहैब का प्रोजेक्ट रिहैब यानी कि रिड्यूसिंग एलिफेंट ह्यूमन अटैक्स यूजिंग बीज,
यानी कि यूजिंग बीज यानी कि मधुमक्खी का प्रयोग करके। देखिए कर्नाटक के कोंगाड़ू जिले के चेलूर गांव के आसपास 4 स्थानों पर पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया और ये सभी स्थान नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व के बाहरी इलाकों में स्थित हैं, तो इसीलिए इसको शुरू किया है। तो प्रश्न संख्या 60, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी शहर है। तो दुनिया की जो सबसे प्रदूषित राजधानी है वो है हमारी अपनी राजधानी दिल्ली। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दिल्ली। देखिए वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 के अनुसार दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी शहर है। 2020 में दिल्ली की वायु गुणवत्ता में पिछले वर्ष की तुलना में सुधार हुआ, फिर भी यह दुनिया का 10वां सबसे प्रदूषित शहर और सबसे प्रदूषित राजधानी है। और जो ढाका है वो दुनिया की दूसरी सबसे प्रदूषित राजधानी है। 30 सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में 22 भारत के हैं और इसमें विश्व के 30 सर्वाधिक प्रदूषित शहरों की सूची में भारत के 22 शहर शामिल हैं। इसमें गाज़ियाबाद, बुलंदशहर, बिशरख, भिवाड़ी, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, कानपुर, लखनऊ, दिल्ली, फरीदाबाद, मेरठ, जींद, हिसार, आगरा, भावलपुर, मुजफ्फरनगर, फतेहाबाद, भदवाड़ी, गुरुग्राम, यमुनानगर, रोहतक और मुजफ्फरपुर शामिल हैं। तो ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, इसमें केवल एक तो सबसे प्रदूषित राजधानी शहर वो दिल्ली है और जो दूसरे नंबर पर है वो है हमारा ढाका, दूसरे नंबर की सबसे प्रदूषित राजधानी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचे रेल पुल का निर्माण किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, चिनाब पर। तो चिनाब नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल बनाया जा रहा है, जो निर्माण पे है और अपने अंतिम चरण पर है। तो जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल अपने निर्माण के अंतिम चरण में है। जम्मू कश्मीर के रियासी ज़िले में बनाया जा रहा यह रेलवे पुल नदी तल से 359 मीटर ऊंचा होगा और यह पेरिस के सुप्रसिद्ध आईफिल टावर से भी 30 मीटर ऊंचा होगा। प्रश्न 62, हाल ही में कौन सा देश सऊदी अरब को पछाड़कर भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बना? तो शायद हम इस क्वेश्चन को पहले डिस्कस कर चुके हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। हाँ, इसे हम पीछे कर चुके हैं। चलिए एक बार, तो इसका जो सही आंसर है वो अमेरिका है। तो देखिए इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सऊदी अरब को पछाड़कर अमेरिका भारत का दूसरा सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर बन गया है। तो अमेरिका दुनिया में तेल का सबसे बड़ा उत्पादक है और फरवरी में अमेरिका से भारत का तेल आयात 48% बढ़कर रोजाना 5,45,300 बैरल पहुंच गया है। और फरवरी में भारत के कुल तेल आयात में अमेरिका की हिस्सेदारी वो मात्र 14% थी। भारत के 5 प्रमुख बड़े तेल आपूर्तिकर्ता, तो पहले पर है इराक, दूसरे पर अमेरिका, 30 पर नाइजीरिया, 4 पर सऊदी अरब और 5 पर है संयुक्त अरब अमीरात। ये अमीरात है, संयुक्त अरब अमीरात। तो ये 5 सबसे बड़े तेल आपूर्तिकर्ता हैं भारत के। देखिए 63, 7 वर्षीय विराट चंद्रा ने अफ्रीका के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट किलिमंजारो की चढ़ाई कर नया कीर्तिमान स्थापित किया। यह किस देश में स्थित है? तो माउंट किलिमंजारो कहाँ है? देखिए तंजानिया, इथियोपिया, केन्या या सोमालिया। ये अफ्रीका की महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। एक ज्वालामुखी चोटी है, ये ज्वालामुखी पर्वत है।
और ये आप है तंजानिया में। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन ए तंजानिया। देखिए, हैदराबाद के रहने वाले 7 वर्षीय विराट चंद्रा ने अफ्रीका के सबसे ऊंचे पर्वत किलिमंजारो की चढ़ाई कर नया कीर्तिमान रच दिया है। किलिमंजारो पर्वत एक सुप्त ज्वालामुखी है, डोरमेंट वॉल्केनो है, जो अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है और यह पूर्वी अफ्रीका के देश तंजानिया में स्थित है। इसकी ऊंचाई 5,895 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 64, कौन ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय तलवारबाज बन गई हैं? तो कौन बन गई हैं? तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी भवानी देवी। ऑप्शन बी भवानी देवी। देखिए, तमिलनाडु की सीए जो सीए हैं एक, और भवानी देवी इस साल होने वाली टोक्यो ओलंपिक का टिकट हासिल कर इन खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय तलवारबाज बन गई हैं। क्वेश्चन नंबर 65, अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना का संबंध किस राज्य से है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या फिर बिहार? तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश से। तो अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना उत्तर प्रदेश राज्य की है। और एक्सप्लेनेशन देखिए, अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना का संबंध उत्तर प्रदेश से है और यह जो बनाई गई धसान नदी पर बनाई जा रही है। यह धसान नदी पर बनाई जा रही है और यह बेतवा नदी की एक दाहिने किनारे की सहायक नदी है, यानी कि लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी है ये धसान नदी बेतवा की। और यह परियोजना उत्तर प्रदेश के बांदा, महोबा और हमीरपुर के 168 गांवों में 1.5 लाख किसानों को सिंचाई की सुविधा प्रदान करेगी। तो याद रखेंगे, अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना यूपी के एग्ज़ाम के लिए भी महत्वपूर्ण है ये, और अन्य जो भी एग्ज़ाम है उसके लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो धसान नदी पर इसको बनाया जा रहा है और जो धसान नदी है वो बेतवा नदी की लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 65, हाल ही में उत्तर प्रदेश में बंडई बांध परियोजना का लोकार्पण किया गया। यह उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो मेरठ, प्रयागराज, ललितपुर या फिर सोनभद्र? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी ललितपुर। तो बंडई बांध परियोजना का जो लोकार्पण है वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने किया है और यह ललितपुर ज़िले में है। देखिए, वही एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, चलिए टाइम ज़्यादा नहीं, एक देख लेते हैं कि जनपद ललितपुर के मंडावरा में बंडई बांध परियोजना का लोकार्पण किया। तो 66, मिशन सागर 4 के अंतर्गत भारतीय नौसैनिक जहाज जलाश्व पोर्ट अंजुआन पहुंचा। यह पोर्ट किस देश में है? तो मालदीव, श्रीलंका, कोमोरोस या मेडागास्कर? तो इसका जो सही आंसर होगा कोमोरोस होगा। तो मिशन सागर फोर्थ के अंतर्गत यह कोमोरोस पहुंचा और कोमोरोस में भी कहाँ पहुंचा? ये अंजुआन पोर्ट पर। देखिए, मिशन सागर 4 के भाग के रूप में भारतीय नौसैनिक जहाज जलाश्व पोर्ट अंजुआन कोमोरोस में 1000 मीट्रिक टन चावल पहुंचाने के लिए पहुंचा। मिशन सागर फर्स्ट 10 मई 2020 को मालदीव, मॉरिशस, मेडागास्कर, कोमोरोस और सेलेश के द्वीप राष्ट्रों को कोविड-19 से संबंधित मदद मुहैया कराने के लिए लॉन्च किया गया था। तो ये उसी का पार्ट है। तो इसमें जो दूसरे देश हैं उनको भारत कोविड-19 के समय में खाद्य सामग्री या दवाइयाँ इस तरह की चीज़ें पहुंचा रहा है। देखिए, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2021 में भारत की रैंक क्या है? तो विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2021 में जो जारी की गई है उसमें जो भारत की रैंक है वो है 139, यानी कि आंसर होगा इसका सही डी, ऑप्शन डी 139, 139वीं।
और फिनलैंड जो है इसमें पहले नंबर पर है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस जो मनाया जाता है वो प्रत्येक वर्ष 20 मार्च को बनाया जाता है। और 2021 में जो इसकी थीम थी वो थी कीप काम स्टे वाइज बी काइंड, मतलब शांत रहें, समझदार बने और दयालु हों। और 149 देशों के रैंक में भारत की जो रैंक इसमें 139 रही, और पिछले साल जो भारत की जो रैंक थी इसमें 144वीं थी, और उस वक्त 153 देश थे। और फिनलैंड जो है लगातार चौथे वर्ष भी सबसे ऊपर है। तो पहले जो 3 देश हैं वो देख लेते थे कि फिनलैंड पहले फर्स्ट रैंक है, डेनमार्क की सेकंड, और स्विट्जरलैंड वो तीसरे नंबर पर है। और हमारा देश भारत 139वीं रैंक पर है। चलिए 68, सामिया सुलूहु हसन किस पूर्वी अफ्रीकी देश की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए तंजानिया होगा, क्योंकि वहाँ के जो राष्ट्रपति थे मुगुफली, इनका निधन हो गया और उनके बाद में अब सामिया सुलूहु हसन को वहाँ का राष्ट्रपति बनाया है। और ये अफ्रीका की पूर्वी अफ्रीकी जो देश हैं उनकी एक पहली महिला राष्ट्रपति है। तो सही आंसर ऑप्शन ए तंजानिया। देखिए, सामिया सुलूहु हसन पूर्वी अफ्रीकी देश तंजानिया के पहली महिला राष्ट्रपति बन गई हैं और उन्हें मुख्य न्यायाधीश इब्राहिम जुमावोइंग ने दार ए सलाम में सरकारी कार्यालय स्टेट हाउस में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सुलूहु हसन ने पूर्व राष्ट्रपति जॉन मगुफुली की हृदयाघात के कारण मृत्यु के बाद राष्ट्रपति पद ग्रहण किया है और वह मगुफुली का दूसरा 5 साल का कार्यकाल पूरा भी करेंगे, जो 2025 तक होगा, क्योंकि 2015 में मगुफुली ने पहली बार राष्ट्रपति पद पर नियुक्त हुए थे और ये उनका दूसरा कार्यकाल था। देखिए नेक्स्ट 69, किस राज्य ने कुपोषण से निपटने के लिए समर अभियान शुरू किया है? तो जो समर अभियान शुरू किया है ये क्या है? झारखंड ने। तो सही आंसर होगा इसमें ऑप्शन डी झारखंड। झारखंड सरकार ने समर कैंपेन शुरू किया है। तो और समर की देखिए स्पेलिंग क्या है? स्ट्रेटजिक एक्शन फॉर एलिविएशन ऑफ मेलन्यूट्रिशन एंड एनीमिया रिडक्शन, कुपोषण और एनीमिया न्यूनीकरण के लिए रणनीतिक कार्यवाही। तो झारखंड में कुपोषण से निपटने के लिए एक अभियान शुरू किया है और 1000 दिन के लक्ष्य के साथ यह अभियान शुरू किया गया है, देखिए 1000 दिनों के लिए। चलिए आगे देखते हैं। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI अनुसंधान और विकास पहल शुरू की है? तो फ्रांस, नेपाल, अमेरिका या रूस? तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी अमेरिका। तो अमेरिका के साथ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अनुसंधान और विकास पहल की शुरुआत की है। देखिए, हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संबंधों को बढ़ाने हेतु US इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनिशिएटिव नामक पहल शुरू की है। तो USIAI यानी कि इंडो US साइंस एंड टेक्नोलॉजी फोरम की एक पहल है जिसकी स्थापना मार्च 2000 में की गई थी और USIAI उस महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहयोग पर ध्यान केंद्रित करेगा, जो दोनों देशों की प्राथमिकताएं हैं। क्वेश्चन नंबर 71, भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन संकल्प के तहत फारस की खाड़ी में किस देश के साथ पैसेज एक्सरसाइज में हिस्सा लिया? तो कुवैत, ओमान, बहरीन या फिर कतर? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी बहरीन। तो बहरीन के साथ में भारत ने इसमें हिस्सा लिया। देखिए, भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन संकल्प के तहत फारस की खाड़ी में रॉयल बहरीन नौसेना बल के साथ पैसेज एक्सरसाइज में हिस्सा लिया और पैसेक्स नियमित रूप से मैत्रीपूर्ण देशों की नौसेनाओं के मध्य भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित किया जाता है। तो बहरीन की बात करें तो बहरीन की जो राजधानी है वो मनामा है और यहाँ की जो मुद्रा है वो बहरीनी दिनार है।
अगला प्रश्न है 72। 22 मार्च 2021 को विश्व जल दिवस मनाया गया। वर्ष 2021 में इस दिवस का मुख्य विषय क्या था? ऑप्शन है ए जल और जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण के लिए जल, वैल्यूइंग वाटर या सतत विकास के लिए जल। तो सही आंसर होगा इसमें ऑप्शन सी वैल्यूइंग वाटर। देखिए 22 मार्च 2021 को संपूर्ण विश्व में विश्व जल दिवस मनाया गया। तो याद रखेंगे विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। वर्ष 2021 में इसका जो मुख्य विषय था, जो थीम थी, वो थी वैल्यूइंग वाटर। इस दिवस के आयोजन का उद्देश्य जल संकट से निपटने हेतु लोगों को जागरूक करना है और वर्ष 1992 में रियो डी जेनेरियो में आयोजित पर्यावरण एवं विकास के संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCED में विश्व जल दिवस मनाने की पहल की गई और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 1993 में प्रतिवर्ष 22 मार्च को यह दिवस मनाने की घोषणा की थी। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जल संरक्षण के लिए विश्व जल दिवस के अवसर पर 22 मार्च 2021 को जल शक्ति अभियान कैच द रन अभियान शुरू किया। तो ये इम्पोर्टेंट है ये कि विश्व जल दिवस के अवसर पर 22 मार्च को जो जल शक्ति अभियान कैच द रन ये शुरू किया है भारत की तरफ से। श्री प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने तो कैच द रन अभियान शुरू किया है। तो ये याद रखेंगे कि जल दिवस के अवसर पर कौन सा अभियान शुरू किया गया? तो जल शक्ति अभियान कैच द रन। अगला प्रश्न देखते हैं। रक्षा वेबसाइट मिलिट्री डायरेक्ट के एक अध्ययन के अनुसार दुनिया में सबसे ताकतवर सेना किस देश की है? तो भारत, चीन, रूस या फिर अमेरिका। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी चीन। तो चीन की जो सेना है वो सबसे ताकतवर है मिलिट्री डायरेक्ट के अध्ययन के अनुसार। देखिए रक्षा मामले की वेबसाइट मिलिट्री डायरेक्ट के अध्ययन के अनुसार दुनिया में सबसे ताकतवर जो सेना है वो चीन है और इसमें चीन को 100 में से 82 अंक मिले हैं और जबकि जो भारत है, भारत को 61 अंक प्राप्त हुए हैं और भारत चौथे नंबर पर है। इनके भारत को जो मिलिट्री डायरेक्ट ने भारत को चौथे स्थान पर रखा है और इसी के अनुसार अमेरिका दूसरे नंबर पर और रूस तीसरे और भारत चौथे नंबर पर है। तो पहले पर चीन, सेकंड पर अमेरिका, तीसरे पर है रूस और चौथे नंबर पर है भारत। चलिए आगे। हाल ही में किस राज्य ने इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 का शुभारंभ किया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी बिहार। देखिए बिहार ने इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 का शुभारंभ किया और राज्य कैबिनेट द्वारा नीति को इस मंजूरी दिए जाने के बाद बिहार जैव ईंधन 2018 की राष्ट्रीय नीति के तहत इथेनॉल संवर्धन नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। बिहार की बात कर ले तो बिहार के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राज्यपाल हैं पे फागू चौहान। अगला प्रश्न, कैन बेतवा लिंक परियोजना को लागू करने हेतु किन राज्यों के मध्य एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए? तो ABCD में से देखते हैं। तो ऑप्शन इसमें जो सही होगा वो होगा ऑप्शन बी ऑप्शन ए मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मध्य एक समझौता ज्ञापन हुआ जिसमें कैन और बेतवा का जो पानी है उनको लिंक करके उसका जो पानी है दोनों राज्यों में बांटा जाए और जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के जो बुंदेलखंड वाला इलाका है वहाँ इसके सिंचाई के लिए भी जल उपलब्ध हो सके। तो हाल ही में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा कैन बेतवा लिंक परियोजना को लागू करने हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए जो नदियों को आपस में जोड़ने के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना की पहली परियोजना है और यह महत्वाकांक्षी परियोजना को लागू करने के लिए दोनों राज्यों द्वारा विश्व जल दिवस यानी 22 मार्च के अवसर पर केंद्र के साथ एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किया, यानी कि इसमें केंद्र भी शामिल है। और कैन बेतवा लिंक परियोजना नदियों को आपस में जोड़ने की परियोजना है। इसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश के सूखाग्रस्त बुंदेलखंड क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु
मध्य प्रदेश की जो कैन नदी के अधिशेष जल को बेतवा नदी में हस्तांतरित करना है, यानी कि जो कैन नदी है, कैन नदी का जो अधिशेष जल है उसको बेतवा नदी में ट्रांसफर करने की योजना है। अगला प्रश्न है 76, वर्ष 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? ए डेविड एटनबरो, चंडी प्रसाद भट्ट या बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान या दिवंगत सुल्तान काबूस बिन सैद अल सैद। तो इसका जो सही आंसर होगा 2020 के लिए दिया गया है वो दिया गया है बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान। ये सही कर लेंगे। ऑप्शन यहाँ पर ए है, टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी कर लेंगे। ऑप्शन सी होगा, तो बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान। चलिए इसके बारे में देखते हैं। देखिए, संस्कृति मंत्रालय ने 22 मार्च 2021 को गांधी शांति पुरस्कारों को ऐलान किया और पिछले 2 सालों के लिए, यानी कि 2020 और 2019 के लिए गांधी शांति पुरस्कारों बांग्लादेश के जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को प्रदान किया जाएगा 2020 के लिए। तो 2020 के लिए जो दिया जाएगा वो शेख मुजीबुर रहमान को दिया जाएगा। और वर्ष 2019 का जो गांधी शांति पुरस्कार है वो ओमान के दिवंगत सुल्तान काबूस बिन सैद अल सैद को दिया जाएगा। तो ये याद रखेंगे। और ये देखिए, वर्ष 2019 का गांधी शांति पुरस्कार भारत के साथ संबंधों को मजबूत करने और खाड़ी क्षेत्र में शांति तथा अहिंसा को बढ़ावा देने के उनके प्रयासों को मान्यता देने के लिए ओमान के जो दिवंगत सुल्तान हैं काबूस बिन सैद अल सैद को प्रदान किया जाएगा। तो याद रखेंगे 2019 और 2020 का यही इंपॉर्टेंट है इसमें कि 2019 का किसे दिया जाएगा और 2020 के लिए किसको दिया जाएगा। तो 20 के लिए मुजीबुर रहमान और 19 के लिए ओमान के सुल्तान। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, 67वें नेशनल अवार्ड समारोह में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के अवार्ड से सम्मानित किया गया? कस्तूरी, जंगल, छपाक या छिछोरे। तो इसका जो सही आंसर होगा, जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया वो देगा छिछोरे को। तो ऑप्शन डी छिछोरे। देखिए, 67वें नेशनल फिल्म अवार्ड की घोषणा की गई और 2019 के लिए फिल्म छिछोरे को बेस्ट फिल्म अवार्ड का बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड मिला है। अन्य अवार्ड क्या है इसमें? देखिए, बेस्ट एक्ट्रेस कंगना रनौत को दिया गया, उनकी जो फिल्म है मणिकर्णिका और पंगा के लिए। बेस्ट एक्टर मनोज वाजपेयी भोंसले के लिए और धनुष को असुरन के लिए। और बेस्ट डायरेक्शन बेहतर हुरे और बेस्ट चिल्ड्रन फिल्म कस्तूरी। और बेस्ट जो तेलुगु फिल्म है वो दिया गया है जर्सी के लिए। 78 अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत की रैंक क्या है? 36, 40, 39 या फिर 44। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी 40। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा का वार्षिक संस्करण 23 मार्च 2021 को जारी किया गया था और भारत 9वें बौद्धिक संपदा सूचकांक में 53 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में 40वें स्थान पर रहा। तो 53 देश इसमें शामिल थे। हाँ, 53 देश इसमें शामिल थे और उसमें से जो 40 भारत है, भारत को 40वां स्थान मिला है। और यह सूचकांक यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर GIPC द्वारा प्रति वर्ष जारी किया जाता है। और इसमें यूएसए यानी कि अमेरिका की जो रैंक है वो प्रथम है, यूके की द्वितीय है और जर्मनी तीसरे स्थान पर रहा है। यह याद रखेंगे कि रैंक को आजकल स्टेट्स एग्जाम में, यानी कि जैसे PCS लेवल के जो एग्ज़ाम है उनमें रैंक को मिलाने के लिए भी दिया जाता है, इसमें रैंक की मैचिंग करने के लिए दिया जाता है। तो बौद्धिक संपदा सूचकांक संगठन का जो मुख्यालय है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो इसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय और याद रखेंगे, पहले नंबर पर USA, दूसरे पर UK यूनाइटेड किंगडम और तीसरे पर जर्मनी है। और वहीं जो भारत है, भारत 40वें नंबर पर है। अगला प्रश्न देखिए, टीबी मुक्त घोषित होने वाला देश का पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बन गया है? दिल्ली, लक्षद्वीप, केरल या फिर तमिलनाडु। तो सही आंसर होगा इसमें ऑप्शन बी लक्षद्वीप। देखिए, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने विश्व टीबी दिवस 24 मार्च पर घोषणा की कि लक्षद्वीप टीबी मुक्त घोषित होने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। लक्षद्वीप के साथ साथ जम्मू कश्मीर के बड़गाम जिला भी टीबी मुक्त घोषित होने वाला भारत का पहला जिला बना।
और विश्व क्षय रोग दिवस 2021 ये 24 मार्च को बनाया गया, और उसकी जो थीम थी वो थी दी क्लॉक इज टिकिंग, और थीम थी इसकी थीम द क्लॉक इज टिकिंग। तो 24 मार्च को बनाया जाता है और थीम द क्लॉक इज टिकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, 31वें व्यास सम्मान 2020 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो 31वां जो व्यास सम्मान है वो किसे दिया जाएगा 2020 का? तो ये दिया जाएगा, ऑप्शन सी होगा इसमें सही आंसर, शरद पगारे को। तो शरद पगारे को ये 31वां व्यास सम्मान प्रदान किया जाएगा। तो सही आंसर ऑप्शन सी, शरद पगारे। देखिए, वरिष्ठ साहित्यकार शरद पगारे को वर्ष 2020 के लिए के बिरला फाउंडेशन की तरफ से व्यास सम्मान की घोषणा की गई है। यह सम्मान उन्हें वर्ष 2010 में आए उनके उपन्यास पाटलिपुत्र की सामग्री के लिए दिया गया है। तो याद रखेंगे किसके लिए ये पूछा जाता है कि किस पुस्तक के लिए दिया गया है। तो उनकी जो पुस्तक है पाटलिपुत्र की सामग्री, इसके लिए दिया जाएगा। और इसमें एक प्रशस्ति पत्र और पट्टिका के साथ 4 लाख रुपए का पुरस्कार प्रदान किया जाता है। और वर्ष 2019 का जो व्यास सम्मान है वो नासिर शर्मा को उनके उपन्यास कागज की नाव के लिए दिया गया। तो दोनों याद रखेंगे 2019 और 2020 के लिए। तो 2019 में नासिर शर्मा और 2020 में शरद पगारे को। चलिए आगे बढ़ते। देखिए, क्वेश्चन नंबर 81 है, विश्व की पहली जहाज सुरंग का निर्माण किस देश द्वारा किया जाएगा? तो फ्रांस, न्यूजीलैंड, जर्मनी या फिर नॉर्वे। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, नॉर्वे के द्वारा। तो नॉर्वे जो है विश्व की पहली जहाज सुरंग का निर्माण कर रहा है। तो नॉर्वे दुनिया की पहली जहाज सुरंग बनाने जा रहा है। सुरंग का निर्माण नॉर्वे के स्टेनवेट प्रायद्वीप के पहाड़ों के नीचे किया जाएगा और यह 1700 मीटर लंबा, 37 मीटर ऊंचा और 26.5 मीटर चौड़ी होगी। सुरंग का जो निर्माण है वर्ष 2022 में शुरू होना है और यह इसको जो लक्ष्य रखा गया पूरे करने का वो 2025-26 तक इसको पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। और यह जहाज़ों को स्टैंडहर्ड सागर को नेविगेट कराने में मदद करेगा। क्वेश्चन नंबर 82, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस देश के राष्ट्रीय शहीद स्मारक का दौरा किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। देखिए, जो भी क्वेश्चन है वो सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और टॉप 100 लेकर के हैं इसमें, जो पूरे मार्च के बहुत ही टॉप सबको विश्लेषण करके और अच्छे से तैयार किया गया है। तो देखते हैं सही इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बांग्लादेश। देखिए, ऑप्शन सी, बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के राष्ट्रीय शहीद स्मारक का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में दौरा किया था। देखिए, बांग्लादेश की 2 दिवसीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश के राष्ट्रीय शहीद स्मारक का दौरा किया। 1971 के बांग्लादेश युद्ध में शहीद हुए लोगों की याद में राष्ट्रीय शहीद स्मारक बनाया गया था और यह कोविड-19 के प्रकोप के बाद पीएम मोदी की पहली विदेश यात्रा है। तो याद रखेंगे, पहली जो विदेश की कोविड-19 का जो प्रकोप हुआ था उसके बाद में हाल ही में ये चल रहा है, लेकिन 2020 के बाद में 2020 के बाद में पीएम मोदी की ये पहली विदेश यात्रा है। और इसमें क्या कहा, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके बांग्लादेशी समकक्ष शेख हसीना ने संयुक्त रूप से ढाका के बंगबंधु अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में बंगबंधु बापू संग्रहालय का उद्घाटन किया। संग्रहालय में भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और बांग्लादेश के राष्ट्रपिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की डिजिटल प्रदर्शनी है। तो यह इसीलिए तो याद रखेंगे, इसमें जो बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान है वो बांग्लादेश के राष्ट्रपिता हैं, जिस तरह से भारत के जो राष्ट्रपिता हैं उन्हें महात्मा गांधी को कहा जाता है, और उसी प्रकार बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान जो हैं वो बांग्लादेश के राष्ट्रपिता हैं और उनको ही गांधी शांति पुरस्कार दिया जाएगा। चलिए आगे। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री मार्क रूटे ने चुनाव में लगातार चौथी बार जीत दर्ज की? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, नीदरलैंड। तो नीदरलैंड, देखिए, नीदरलैंड में प्रधानमंत्री मार्क रूटे ने लगातार चौथी बार आम चुनावों में अपनी पार्टी को जीत दिलाई है।
तो नीदरलैंड की जो राजधानी है वो एम्स्टर्डम है और जो यहाँ की जो मुद्रा है वो यूरो है। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में किस शहर में शहीद अशफाक उल्लाह खान चिड़ियाघर का उद्घाटन किया है? तो ललितपुर, गोरखपुर, सुल्तानपुर या फिर बलिया। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, गोरखपुर। तो गोरखपुर में ही शहीद अशफाक उल्लाह खान चिड़ियाघर का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में गोरखपुर में शहीद अशफाक उल्लाह खान चिड़ियाघर, गोरखपुर चिड़ियाघर का उद्घाटन किया है और यह राज्य और पूर्वांचल क्षेत्र में पहला, याद रखेंगे, राज्य और पूर्वांचल क्षेत्र में पहला और सबसे बड़ा तथा उत्तर प्रदेश में तीसरा चिड़ियाघर है। और यह इस चिड़ियाघर का नाम क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी अशफाक उल्लाह खान के नाम पर रखा गया है। और ये क्रांतिकारी संगठन जो था, इनका जो क्रांतिकारी जो संगठन था, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के साथ जुड़े थे और इन्हें काकोरी कांड जो 9 अगस्त 1925 को हुआ था में उनकी अहम भूमिका थी। और ब्रिटिश सरकार द्वारा फैजाबाद की जेल में उन्हें 19 दिसंबर 1927 को फांसी की सज़ा दी गई थी। तो ये भी पॉइंट याद रखेंगे, हमारे इतिहास से हैं ये। तो कौन संगठन से जुड़े थे? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन से जुड़े थे। और जो काकोरी कांड था उसके लिए उसमें इनकी अहम भूमिका थी और 9 अगस्त 1925 को ये काकोरी कांड हुआ था। अगला प्रश्न है 85, आईसीसी महिला विश्व कप 2022 का आधिकारिक गीत क्या है? गर्ल गैंग, गर्ल रेंज, गर्ल पावर या गर्ल गर्ल। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा गर्ल गैंग। ऑप्शन ए सही होगा, गर्ल गैंग। देखिए, आईसीसी महिला विश्व कप 2022 के लिए किंग विंग मोर का गीत गर्ल गैंग महिला सशक्तिकरण गान आधिकारिक गीत होगा। और यह टूर्नामेंट 4 मार्च से 3 अप्रैल 2022 तक निर्धारित है और इसकी जो मेज़बानी है वो न्यूजीलैंड करेगा। और 2022 आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप महिला क्रिकेट विश्व कप का 12वां संस्करण होगा। और ये जो 2022 का है ये 12वां संस्करण होगा। 4 मार्च से 3 अप्रैल 2022 तक यह टूर्नामेंट न्यूजीलैंड में आयोजित होगा। देखिए, हाल ही में सुर्खियों में रहा एवर गिवन क्या है? एक ग्रह, कार्गो शिप, एक ज्वालामुखी या फिर एक खेल। तो ये क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कार्गो शिप होगा ये। क्योंकि अभी इसने क्या हुआ था, ये अनबैलेंस हो गया और इसने सुएज नहर को में अवरोध कर दें, सुएज नहर में ये अटक गया था। देखिए, कार्गो शिप एवर गिवन जिसे सुएज नहर को लगभग एक सप्ताह के लिए अवरुद्ध कर दिया है। कार्गो शिप एवर गिवन 23 मार्च 2021 को सुएज नहर में फंस गया था। यह कार्गो शिप तेज हवाओं के कारण अनियंत्रित होकर नहर के किनारे मिट्टी में फंस गया था, जिसके बाद बड़ी संख्या में मालवाहक और सुएज नहर में फंस गए थे। क्योंकि सुएज नहर एक संकीर्ण मानव निर्मित नहर है। इसके बारे में देखते हैं सुएज नहर को। तो सुएज नहर 1869 में खोला गया था, उसका निर्माण 1859 में शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 87, वर्ष 2020 के लिए महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ऑप्शन है ए, बी, सी और डी। तो सही आंसर होगा इसमें हमारा ऑप्शन ए, आशा भोसले। देखिए, आशा भोसले को वर्ष 2020 के लिए महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा और यह महाराष्ट्र सरकार का सर्वोच्च सम्मान है। तो महाराष्ट्र के बारे में याद रखना है। तो महाराष्ट्र भूषण जो पुरस्कार है 2020 का वो किसे दिया जाएगा? तो आशा भोसले। नेक्स्ट क्वेश्चन 88, वर्ष 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कारों से किसे सम्मानित किया गया है? देखिए, ए, बी और सी और डी है। शायद हम ये क्वेश्चन को पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसमें वो 2019 का कर चुके हैं। नहीं, यही क्वेश्चन था। तो बी, शेख मुजीबुर रहमान। तो डिटेल यही है। तो 2020 के लिए शेख मुजीबुर रहमान और 2019 के लिए ओमान के दिवंगत सुल्तान काबूस बिन अल सैद को यह पुरस्कार दिया जाएगा। देखिए 89,
नेट हेल्थ के 7वें वार्षिक शिखर सम्मेलन को किसने संबोधित किया? तो ऑप्शन ए बी सी डी है, नरेंद्र मोदी, डॉक्टर हर्षवर्धन, स्मृति ईरानी या फिर राजनाथ सिंह। तो सही आंसर होगा डॉक्टर हर्षवर्धन। देखिए, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 26 मार्च 2021 को वर्चुअल मोड में नेट हेल्थ के 7वें वार्षिक शिखर सम्मेलन को संबोधित किया और यह शिखर सम्मेलन इंडियन हेल्थ सिस्टम एक्सपेंशन इन पोस्ट कोविड इरा पर केंद्रित था। तो इसका चलिए, तो क्वेश्चन 90, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में बनाना फेस्टिवल का आयोजित किया गया? तो बनाना फेस्टिवल उत्तर प्रदेश के में जो एग्जाम है उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो और इस तरह के जो प्रश्न है वो पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसमें जो बनाना फेस्टिवल है वो हमारा ऑप्शन सी कुशीनगर में। तो बनाना फेस्टिवल कुशीनगर में, और काला चावल जो फेस्टिवल है वो सिद्धार्थनगर, और गुड़ महोत्सव जो बनाया गया था वो लखनऊ है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने कुशीनगर में एक बनाना फेस्टिवल का आयोजन किया और इसमें कम से कम 35 किसानों और उद्यमियों की भागीदारी देखी गई। और यह जो है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के अंतर्गत इसका आयोजन किया गया था। जिस तरह कि याद रखेंगे, जो गुड़ महोत्सव वो लखनऊ, बनाना फेस्टिवल कुशीनगर, और काला चावल जो फेस्टिवल था वो सिद्धार्थनगर। 91, किसने संरक्षण की दिशा में अपने योगदान के लिए इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड जीता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी महेंद्र गिरी। देखो, उत्तराखंड के राजाजी टाइगर रिजर्व के रेंज अधिकारी महेंद्र गिरी संरक्षण के लिए अपने योगदान के लिए प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय रेंजर अवार्ड जीतने वाले एशिया से एकमात्र रेंजर बन गए हैं और इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN और वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोडक्ट एरिया WCPA द्वारा दुनिया भर के 10 पेशेवर के लिए इस पुरस्कारों की घोषणा की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देख, क्वेश्चन नंबर 92 है, हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ISA फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो फ्रांस, न्यूजीलैंड, भारत या फिर इटली। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी इटली। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं इसका। देखिए, इटली ने भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA के संशोधित फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और फ्रेमवर्क समझौते पर भारत के इतालवी राजदूत विंसेंजे डी लूका ने हस्ताक्षर किए थे। तो ISA भारत द्वारा शुरू किए गए 121 से अधिक देशों का एक संगठन है। तो इसे याद रखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय जो सोलर अलायंस है वो 121 देशों का एक संगठन है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 93, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण वही आधार। तो आधार के इसमें जो CEO नियुक्त किए गए हैं वो किए गए हैं, ऑप्शन होगा इसमें सही सौरभ गर्ग। तो ऑप्शन बी सौरभ गर्ग को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का CEO नियुक्त किया गया, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया गया है। और ये जो है सौरभ गर्ग हैं 1991 बैच के उड़ीसा कैडर के अधिकारी हैं जिन्हें UIDAI का CEO नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 94, एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में खोला गया है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन खोला गया है और यह जम्मू कश्मीर में है। देखिए, कश्मीर में नए पर्यटन सीजन की शुरुआत के साथ ही एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन जनता के लिए खुल गया है और पूर्व में सिराज बाग के नाम से मशहूर इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन को वर्ष 2008 में तत्कालीन मुख्यमंत्री गुलाब नबी आज़ाद ने खुलवाया था। और ट्यूलिप गार्डन जबरवन पर्वत श्रृंखला की तलहटी में स्थित है और यह एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है।
नेक्स्ट 95, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो कोना शशिधर, संजीव कुमार, अरुण कुमार श्रीवास्तव, अर्चना रंजन। तो सही आंसर होगा इसमें संजीव कुमार। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए, IAS संजीव कुमार को नागरिक उड्डयन मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के तहत भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। 96, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस नाम से गांवों में LED बल्ब उपलब्ध कराने की योजना की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर होगा ग्राम उजाला योजना। तो ऑप्शन 20 राइट होगा, ग्राम उजाला योजना। देखिए, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने वाराणसी में ग्राम उजाला योजना की शुरुआत की। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसे याद रखेंगे कि ये पूछा जा सकता है कि ग्राम उजाला योजना की शुरुआत कहाँ से की गई या किसके द्वारा की गई? तो केंद्रीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह के द्वारा वाराणसी से। इस योजना के तहत गाँवों में परिवारों को 10 रुपये मूल्य पर हाई क्वालिटी के LED बल्ब उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इस योजना के तहत 7 वाट और 12 वाट के LED बल्बों को 3 साल की वारंटी के साथ ग्रामीण उपभोक्ताओं को परंपरागत बल्बों को लौटाने पर उपलब्ध कराया जाएगा। यानी कि वो अगर उनके पास में जो बल्ब होते हैं ख़राब, तो उनको चेंज कर सकते हैं। उनके चेंज करने के साथ में वो 10 रुपये दे करके नया LED बल्ब ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश होंगे? तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन C NV रमना। NV रमना। तो ये भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। 47वें मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े हैं, जिनका जो कार्यकाल है वो समाप्त हो गया है। 23 अप्रैल को इनका कार्यकाल खत्म होगा और उसके बाद में जस्टिस रमना जो है वो भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश होंगे, क्योंकि जो जस्टिस बोबड़े हैं उन्होंने 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस NV रमना की सिफारिश सरकार को भेज दी है और उनका जो कार्यकाल है वो 23 अप्रैल तक है। यदि सरकार इनकी सिफारिश मान लेती है तो जस्टिस रमना भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। और NV जो रमना है वो वर्तमान भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय है उसमें एक वरिष्ठ न्यायाधीश भी हैं। देखिए, भारत और किस देश के विशेष बलों के बीच हाल ही में हिमाचल प्रदेश में वज्र प्रहार अभ्यास का आयोजन किया गया? तो सही आंसर होगा ऑप्शन B अमेरिका। देखिए, भारत और अमेरिका के विशेष बलों के बीच हाल ही में हिमाचल प्रदेश में वज्र प्रहार अभ्यास का आयोजन किया गया और यह अभ्यास हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के बकलोह में आयोजित किया गया। 99, फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में किसे बेस्ट अभिनेता का अवार्ड दिया गया? तो अजय देवगन, इरफान खान, आयुष्मान खुराना या फिर अर्जुन कपूर। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन B इरफान खान। तो इरफान खान को ये फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में बेस्ट अभिनेता का अवार्ड दिया गया है। देख लेते हैं व्याख्या। देखिए, 66वें फिल्म फेयर अवार्ड का आयोजन 27 मार्च 2021 को मुंबई में किया गया और इस सेरेमनी में वर्ष 2020 में रिलीज हुई फिल्मों को सम्मानित किया गया। दिवंगत एक्टर इरफान खान को फिल्म अंग्रेजी मीडियम यानी कि इंग्लिश मीडियम के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के खिताब से नवाजा गया और तपाशी पन्नू ने अपनी फिल्म थप्पड़ के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता। यानी कि जो बेस्ट अभिनेता हैं वो इरफान खान और बेस्ट जो अभिनेत्री हैं वो तपाशी पन्नू। क्वेश्चन नंबर 100 लास्ट क्वेश्चन है इसमें। देखिए, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने हाल ही में किस एंटी सैटेलाइट मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो जल शक्ति मिसाइल, मिशन शक्ति मिसाइल, मंगल शक्ति मिसाइल या फिर गगन शक्ति मिसाइल। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन B मिशन शक्ति मिसाइल।
इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं इसके। देखिए, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने हाल ही में मिशन शक्ति मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। और डीआरडीओ की बात होती है तो डीआरडीओ का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है, और जो इसके अध्यक्ष हैं वो डॉक्टर जी सतीश रेड्डी हैं। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कर दें, और जो साथ में जो बेल आइकन है बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि आपका एक लाइक, कमेंट या फिर आपका जो सब्सक्राइब है वो हमें मोटिवेट करता है आगे की वीडियो के लिए। और इसी तरह के हम लेकर आ रहे हैं मार्च का पूरा क्या, अप्रैल का भी, और अप्रैल में हम लेकर के आ रहे हैं 100 से अधिक क्वेश्चन लेके आएंगे इसमें। और ये जो क्वेश्चन लेके आएंगे हम पूरा 3 पार्ट बनाएंगे, 3 पार्ट में लेकर के आ रहे हैं, जिसमें आपको 100 से अधिक क्वेश्चन मिलेंगे। बस उसमें होगा ये कि व्याख्या जो होगी वो थोड़ी, उनके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं केवल उन्हीं को देखेंगे हम, ज़्यादा व्याख्या उसमें नहीं देखेंगे। तो थैंक यू, मिलते हैं फिर।